किसी भी आम पेशे में अगर किसी इंसान को कोई ऐसा राज पता चल जाए जो हम्म। बाकी दुनिया को बिल्कुल नहीं पता, हम्म। तो मतलब उसे जीनियस माना जाता है ना? हाँ, बिल्कुल, उसे तो एक तरह की बुद्धिमानी ही कहेंगे लोग। सही कहा। हम्म। लेकिन अगर हम वॉल स्ट्रीट और शेयर बाजार की दुनिया की बात करें ना, हम्म। तो यहाँ खेल एकदम अलग है। हम्म। यहाँ अगर सही समय पर सही राज पता चल जाए, तो वो या तो किसी को एक आलीशान मेगा यॉट खरीद के दे सकता है, या फिर सीधे 10 साल के लिए फेडरल जेल भेज सकता है। अरे बाप रे, 10 साल! ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। बिल्कुल। और सबसे डरावनी बात यह है हाँ। कि एक स्मार्ट निवेश और जेल जाने वाले अपराध के बीच की जो रेखा है, वो इतनी धुंधली है कि उसे खुली आंखों से देख पाना लगभग नामुमकिन सा लगता है। ये एक बहुत ही सटीक अवलोकन है। देखो, जब हम मेडिकल डायग्नोसिस या इंजीनियरिंग की बात करते हैं, तो वहाँ चीजें बाइनरी होती हैं। मतलब या तो हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है, एक्सरे मशीन सब कुछ साफ कर देती है। हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट। वही तो। लेकिन जब हम वित्तीय बाजारों के नियमों और इन वाइट कॉलर अपराधों की दुनिया में कदम रखते हैं ना, तो वो एक्सरे मशीन पूरी तरह काम करना बंद कर देती है। यहाँ सही और गलत के बीच कोई स्पष्ट सफेद या काली रेखा नहीं है, बस एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया है। और आज के हमारे इस गहरे विश्लेषण का मुख्य विषय भी यही ग्रे एरिया है। चलिए इसे थोड़ा खोल कर देखते हैं। आज हम वित्तीय बाजारों में जानकारी के उस एज, मतलब बढ़त या फायदे की तलाश के बारे में बात कर रहे हैं, जो एक निवेशक को दूसरों से आगे रखता है। हाँ, जिसे व्हाइट एज कहते हैं। बिल्कुल। हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये व्हाइट एज, जो कि एक कानूनी बढ़त है, वो आखिर कब एक अदृश्य रेखा को पार करके ब्लैक एज में बदल जाती है। मतलब कब वो एक गैर कानूनी आपराधिक बढ़त बन जाती है। इस विषय की गहराई को समझने के लिए आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है, वो सच में बहुत व्यापक है। हाँ, आज की इस चर्चा की नींव कई बहुत ही दिलचस्प स्रोतों पर टिकी है। हमारे पास ड्यूक लॉ का व्हाइट कॉलर अपराधों पर एक विस्तृत कानूनी दस्तावेज है। भारत और अमेरिका के इनसाइडर ट्रेडिंग कानूनों का एक तुलनात्मक विश्लेषण है। और शीला कुलहटकर की मशहूर किताब ब्लैक एज की समीक्षा भी तो है। बिल्कुल, वो भी है। साथ ही एसएससी कैपिटल के बारे में कुछ अहम समाचार रिपोर्ट हैं, और क्लाइंट एसोसिएट्स द्वारा वेल्थ मैनेजमेंट के मनोविज्ञान पर किया गया एक गहरा शोध भी हमारे पास है। मतलब अगर इन सभी स्रोतों को एक साथ रखकर देखा जाए, तो जो तस्वीर उभरती है वो सिर्फ उबाऊ कानूनों और नियमों की नहीं है। तो फिर किसकी है? ये तस्वीर उस जटिल इंसानी फितरत की है जो असल में इन बाजारों को चलाती है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य यही खोजना है कि वित्तीय दुनिया में स्मार्ट बिजनेस और अपराध के बीच की रेखा इतनी अस्पष्ट क्यों है, इसके पीछे का इंसानी मनोविज्ञान कैसे काम करता है, और दुनिया भर की सरकारें इसे पकड़ने में इतना संघर्ष क्यों करती हैं। सही बात है। लेकिन इस बात की तह तक जाने से पहले कि लोग ये अपराध कैसे करते हैं, हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि वो ऐसा करते ही क्यों हैं। मतलब कोई भी इंसान अपना सब कुछ दांव पर क्यों लगा देता है, अपना करियर, पैसा, अपनी आज़ादी, सिर्फ एक टिप के लिए। इस सवाल का जवाब हमें उस क्लाइंट एसोसिएट्स वाले शोध में मिलता है। मैं बता रही थी ना मनोविज्ञान के बारे में। ये शोध बहुत ही स्पष्ट रूप से बताता है कि शेयर बाजार का पूरा ढांचा मूल रूप से दो बहुत ही शक्तिशाली भावनाओं पर टिका है, लालच और डर। ग्रीड ऑफ फियर हमेशा से यही चलता आ रहा है। हाँ, जब बाजार सुस्त होता है या तेजी से बढ़ रहा होता है, तो लालच हावी हो जाता है, लोग और ज्यादा पाना चाहते हैं। और जब बाजार गिरता है तो डर फैसले लेने लगता है। ये बिल्कुल एक पेंडुलम की तरह है जो लगातार झूलता रहता है। और यहीं पर डैनियल kahneman और एमोस ट्वेर्स्की का शोध भी तस्वीर में आ जाता है। उनके अनुसार लालच अक्सर सिर्फ पैसे की भूख नहीं होता। तो क्या होता है? ये अति आत्मविश्वास या ओवर कॉन्फिडेंस को जन्म देता है। मतलब जब कोई ट्रेडर लगातार 2-4 बार मुनाफा कमा लेता है, तो उसे लगने लगता है कि वो बाजार से ज्यादा स्मार्ट है। ओह, मतलब वो अपनी किस्मत को अपनी काबिलियत मान बैठता है। बिल्कुल। वो इस बात को पूरी तरह से नकार देता है कि शायद वो सिर्फ भाग्यशाली था। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि इस शोध में एक बहुत ही दिलचस्प अवधारणा का जिक्र है, जिसे सोशियो इमोशनल वेल्थ कहा जाता है। सोशियो इमोशनल वेल्थ, ये क्या होता है? ये एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है जहाँ संपत्ति का मतलब सिर्फ बैंक अकाउंट का बैलेंस नहीं रह जाता। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि संपत्ति व्यक्ति की पहचान बन जाती है। ठीक यही बात है। संपत्ति से व्यक्ति का रसूख, समाज में उसकी स्थिति, उसका अहंकार, सब कुछ जुड़ जाता है। जब दौलत ही आपकी पहचान बन जाए, तो उसे खोने का डर और उसे दूसरों से ज्यादा बढ़ाने की भूख, दोनों ही पूरी तरह से असीमित हो जाते हैं।
ब्लैक एज की समीक्षा में स्टीवन ए कोहेन का जो उदाहरण दिया गया है वो इसी बात का सबसे बेहतरीन सबूत है। कोहेन वॉल स्ट्रीट के इतिहास के सबसे सफल ट्रेडर्स में से एक थे। हाँ, उनके पास तो पैसों की कोई कमी नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी, लेकिन उनके लगातार मुनाफे ने उनके प्रतिद्वंदियों में एक भयंकर ईर्ष्या पैदा कर दी, और ये ईर्ष्या दोनों तरफ से थी। मतलब कोहेन खुद भी संतुष्ट नहीं थे? समीक्षा तो यही बताती है कि कोहेन के पास इतना पैसा था कि उन्हें समझ ही नहीं आता था कि इसका क्या करें, लेकिन फिर भी वो खुद को नए अरबपतियों से, जिन्हें न्यू मनी कहा जाता है, उनसे अलग दिखाना चाहते थे। वो ओल्ड मनी वाला रुतबा चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कला पर करोड़ों खर्च किए। पिकासो, एंडी वॉरहॉल, ये महज निवेश नहीं था, ये अपनी श्रेष्ठता साबित करने की जिद थी। और पता है यहाँ सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या है? भावनाओं और अहंकार के इस खेल में सिर्फ वॉल स्ट्रीट के व्यापारी ही शामिल नहीं है, सरकारी अधिकारी भी इससे अछूते नहीं है। हाँ, समीक्षा में FBI एजेंट BJ कांग और अभियोजक प्रीत भरारा का जिक्र है। बिल्कुल, वे भी अपनी महत्वाकांक्षा और मीडिया में सुर्खियां बटोरने की चाहत से प्रेरित थे। उन्हें छोटे मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, उन्हें स्टीवन कोहेन जैसी बड़ी मछली पकड़नी थी। मतलब ये तो एक हाई स्टेक्स पोकर गेम की तरह हो गया ना, जहां खिलाड़ी सिर्फ पैसा नहीं लगा रहे हैं, बल्कि वे अपना अहंकार और रुतबा भी दांव पर लगा रहे हैं। तो क्या ये कहना सही होगा कि ये कमरे में सबसे चतुर इंसान साबित होने की जिद है? काफी हद तक यही सच है। और जब ये जिद हावी होती है तो लालच और डर का ये चक्र ही ब्लैक एज की नींव रखता है। लोग कोई भी बढ़त खोजने के लिए पागल हो जाते हैं। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? मतलब अहंकार के कारण लोग अपराध करते हैं, ये समझ आता है, लेकिन वे इसे छुपाते कैसे हैं? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो हमें व्हाइट कॉलर क्राइम के इतिहास में जाना होगा। 1930 के दशक में एडविन सदरलैंड ने ये शब्द गढ़ा था। जहां तक मुझे याद है, उन्होंने इसे सामाजिक वर्ग या सोशल क्लास से जोड़ा था, है ना? एकदम सही। लेकिन ड्यूक लॉ की रिपोर्ट बताती है कि सदरलैंड की परिभाषा अब काम नहीं करती। असली समस्या अब एम्बेडेडनेस है। एम्बेडेडनेस मतलब चीजों का आपस में गुंथा होना। हाँ, इसका मतलब है कि गैरकानूनी काम इतनी चतुराई से कानूनी व्यावसायिक ढांचे के भीतर गुंथे होते हैं कि उन्हें अलग करना मुश्किल होता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे साफ पानी के एक विशाल समुद्र में जहर की एक बूंद ढूंढना। ये सब तब तक सामान्य व्यापार लगता है जब तक कि कोई एक अदृश्य रेखा को पार नहीं कर लेता। बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। एक फंड मैनेजर का काम ही CEO से बात करना और बाजार का विश्लेषण करना है। अब उन सैकड़ों कानूनी मुलाकातों के बीच अगर कोई गुप्त जानकारी पास कर दी जाए तो नियामक कैसे साबित करेगा कि वो अपराध था? और यहीं पर कानून की कमजोरी सामने आती है। अमेरिका और भारत के कानूनों की तुलना भी तो इसी पर बात करती है। बिल्कुल। अमेरिका में 1929 के क्रैश के बाद 1933 और 1934 के सिक्योरिटीज एक्ट बने ताकि सभी के लिए समान जानकारी सुनिश्चित की जा सके। और भारत में इनसाइडर ट्रेडिंग कानून बहुत धीरे धीरे विकसित हुए। शुरुआत में इनका फोकस आर्थिक विकास और राष्ट्र राज्य पर अधिक था, बाद में जाकर ये सख्त हुए। लेकिन चाहे कानून कहीं का भी हो, वो ओपन टेक्सचर्ड कानूनों वाली समस्या तो हर जगह है ना? हाँ, ओपन टेक्सचर्ड मतलब कानून में धोखाधड़ी जैसे बहुत व्यापक शब्दों का इस्तेमाल होता है। अदालतों को खुद तय करना पड़ता है कि क्या सही है और क्या गलत, जिससे बहुत ज्यादा अस्पष्टता या एम्बिग्युइटी पैदा होती है। और इसी अस्पष्टता का फायदा उठाया SAC कैपिटल ने। ये केस तो धुंधली रेखाओं की एक पूरी केस स्टडी है। बिल्कुल। स्टीवन कोहेन की इस फर्म ने $1.8 बिलियन का जुर्माना भरा। 6 पूर्व कर्मचारियों ने अपराध भी मान लिया। लेकिन खुद कोहेन बच निकले। हाँ, मतलब SEC ने उन पर प्रतिबंध जरूर लगाए, लेकिन व्यक्तिगत आपराधिक सजा नहीं हुई। हाँ, क्योंकि वे कंपनी के शीर्ष पर थे और सीधे तौर पर जानकारी जुटाने में शामिल नहीं दिखते थे। लेकिन फर्म के अंदर क्या चल रहा था, इसका अंदाजा इसी से लगता है कि फर्म के कंप्लायंस हेड स्टीव केस्लर ने 9 साल बाद इस्तीफा दे दिया। और फिर जॉन केसी को अंतरिम प्रभार लेना पड़ा। जब कंप्लायंस हेड ही छोड़कर चला जाए तो समझ आता है कि अंदर कितना दबाव होगा। और यहीं पर एक्सपर्ट नेटवर्क्स की बात आती है। फर्में इंडस्ट्री के विशेषज्ञों को बात करने के लिए पैसे देती हैं। यह बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मुझे एक बात बताइए, सरकार ये मान लेती है कि अगर आपने किसी विशेषज्ञ को पैसे दिए हैं तो वो जानकारी गैरकानूनी ही होगी, लेकिन मानव स्वभाव तो बात करने का है ना? आपका मतलब है कि सामान्य बातचीत। हाँ, काम की जगह पर लोग गपशप करते हैं। अगर किसी के मुंह से कोई अहम बात निकल जाए
तो क्या वो तुरंत अपराध बन जाता है? यही तो पेंच है। जानकारी का प्रवाह ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। एक सफल ट्रेडर और अपराधी के बीच का अंतर सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि जानकारी कहाँ से आई और क्या ट्रेडर को पता था कि ये भरोसा तोड़ कर दी गई है। मतलब स्रोत का पता होना जरूरी है। जैसे मैथ्यू माटोमा का केस, उसने जो किया वो तो सामान्य गपशप बिल्कुल नहीं थी। एकदम नहीं। माटोमा ने अल्जाइमर की एक दवा के ट्रायल की गुप्त जानकारी निकालने के लिए एक डॉक्टर से भावनात्मक रिश्ता बनाया। वो डॉक्टर जिसके बेटे ने आत्महत्या कर ली थी। हाँ, माटोमा ने उसके गम का फायदा उठाया। ये बहुत ही घटिया हरकत थी। घटिया तो है, लेकिन क्या है पूरी तरह से भ्रष्ट या गैर कानूनी है? मतलब अदालत में से कैसे साबित करेंगे? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है और यही अभियोजकों के सामने सबसे बड़ी कानूनी बाधा है, इरादा या इंटेंट साबित करना। इसी के लिए न्यूमन और माटोमा केस के फैसले अहम हैं। बिल्कुल। न्यूमन केस ने अभियोजकों का काम बहुत मुश्किल कर दिया था। इसके अनुसार ये साबित करना होगा कि टिप्पी, मतलब जिसे जानकारी मिली है, उसे पता था कि जानकारी देने वाले को इसके बदले कोई व्यक्तिगत लाभ मिला है। एक मिनट, तो क्या इसका मतलब यह है कि डोंट आस्क डोंट टेल का मॉडल पूरी तरह से वैध है? अगर मुझे कोई बढ़िया टिप मिलती है और मैं जानबूझकर अपनी आंखें और कान बंद कर लूं कि ये कहां से आई है, तो क्या मैं सुरक्षित हूं? न्यूमन केस के बाद तो ऐसा ही लग रहा था, लेकिन फिर माटोमा केस ने इसे थोड़ा बदल दिया। अदालत ने कहा कि ट्रेडिंग के उद्देश्य से किसी को गिफ्ट के रूप में जानकारी देना भी व्यक्तिगत लाभ माना जा सकता है। लेकिन फिर भी दीवानी और आपराधिक मामलों के बीच का अंतर तो रहता ही है। हाँ, दीवानी मामलों में जहां सिर्फ लापरवाही साबित करना काफी है, वहीं आपराधिक मामलों में स्पष्ट ज्ञान या मेंस रिया यानी दोषी मन साबित करना जरूरी है, जो कि बहुत मुश्किल है। इसीलिए तो एसईसी में ईमेल क्लब का नियम था। कौन सा नियम? पहला नियम यह है कि कोई ईमेल क्लब नहीं है, मतलब कोई भी बात लिखित में नहीं होगी, कोई सबूत नहीं छोड़ना। ओहो, इसीलिए सरकार को राजा रत्नम केस की तरह वायर टैप या फोन टैपिंग का सहारा लेना पड़ता है। बिना इसके मेंस रिया साबित करना नामुमकिन सा हो जाता है। यहाँ श्रोताओं को यह बता देना जरूरी है कि हम केवल कानूनी तथ्यों का विश्लेषण कर रहे हैं, किसी भी राजनैतिक विचारधारा का पक्ष नहीं ले रहे हैं। हाँ, ये स्पष्ट करना जरूरी है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ और लोक लुभावनवाद के बीच हमेशा एक तनाव रहता है। आम जनता चाहती है कि अमीर ट्रेडर्स को तुरंत जेल हो, लेकिन कानून को सबूत चाहिए। मतलब सिर्फ इसलिए कि कोई अमीर है या सफल है उसे जेल में नहीं डाला जा सकता। निर्दोषों की रक्षा के लिए यह बोझ सरकार पर डाला गया है। बिल्कुल सही। तो अगर इस पूरे एपिसोड, मेरा मतलब है इस पूरे गहरे विश्लेषण को समेटें, तो हमने वेल्थ के पीछे का मनोविज्ञान देखा। हमने देखा कि कैसे व्हाइट कॉलर क्राइम वैध व्यापार में छिप जाते हैं, और ये भी कि कानूनी बढ़त और आपराधिक बढ़त के बीच की रेखा कितनी बारीक है। लेकिन कोई ये सोच सकता है कि हमें इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? क्योंकि इन बाजारों से हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे निवेश और पेंशन जुड़े हैं। हालांकि कानूनों की जटिलता दिखाती है कि बाजार में पूरी तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड होना लगभग एक मिथक ही है। एकदम सही बात। और अंत में श्रोताओं के सोचने के लिए एक नया विचार छोड़ते हैं। देखिए, वित्तीय बाजार कुशलता से तभी काम करते हैं जब लोगों के पास अलग अलग जानकारी हो, जिसे इंफॉर्मेशन एसिमेट्री कहते हैं। मतलब अगर सबके पास एक ही जानकारी होगी तो कोई ट्रेडिंग ही नहीं होगी। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि अगर हम जानकारी से फायदा उठाने की इस कोशिश को रोकने के लिए इतने सख्त कानून बना दे कि हर तरह की बढ़त को अपराध मान लिया जाए, हाँ, तो क्या हम उसी बाजार की कार्यक्षमता और लिक्विडिटी को नष्ट नहीं कर देंगे जिसे हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं? ये सच में एक बहुत ही गहरा और विरोधाभासी विचार है, सोचने पर मजबूर करता है ना? इसी मजबूत बिंदु के साथ आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।